और खबरों की शुरुआत करेंगे आज की सबसे अहम खबर के साथ। जी हां, आज श्रीनगर एयरपोर्ट से आज़मीन हज का पहला काफिला मुक़द्दस सफ़र के लिए रवाना हुआ। श्रीनगर हज हाउस से आज़मीन के काफिले को जम्मू कश्मीर हज कमेटी की चेयरपर्सन सफीना बेग ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आज श्रीनगर से 2 फ्लाइट्स में 630 आज़मीन रवाना होंगे। दूसरी परवाज 5 बजे उड़ान भरेगी। आज स्किल डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर ने DLTP कश्मीर के साथ मिलकर इंजीनियरिंग, नॉन इंजीनियरिंग के आखिरी साल के तलबा और ITI डिप्लोमा होल्डर्स के लिए एक प्लेसमेंट तकरीब का इनेकाद किया। 40 से ज़्यादा मारूफ कंपनियों ने यहाँ अपने स्टॉल्स कायम किए थे। हर जिले से तलबा इस प्लेसमेंट ड्राइव से फ़ायदा उठाकर अपना मुस्तकबिल बेहतर बनाने की उम्मीद लेकर आए थे। इस मौके पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी बराए स्किल डेवलपमेंट असगर सामून ने कहा कि हमारा फोकस इन बच्चों को खुद कफील बनाना है। उन्होंने कहा कि सार्फिन की मांग में इजाफा हुआ है, इसलिए हमें अपने बच्चों को नई टेक्नोलॉजी सिखाने की ज़रूरत है। ठीक है, आज कोई 5000 बच्चे यहाँ रजिस्टर किए हैं और लगभग 500 कंपनियाँ यहाँ पे आई वैकेंसीज हैं और मेरे पास जो डेटा है लगभग 30-40 कंपनियाँ हैं यहाँ पे जो आई हुई हैं। तो उम्मीद करते हैं 8-10 बच्चे ले लेंगे। ये 500 वैकेंसियाँ हम कितने बच्चे लेते हैं उनको अपनी फिजिबिलिटी भी देखनी है। सैलरी अच्छी है, 15-20 हज़ार है। एक ने 30 हज़ार भी ऑफर किया है, उससे ज़्यादा 40 हज़ार भी किया है। हम सैलरी नहीं बढ़ानी चाहिए, बच्चे इनकरेज होने चाहिए, क्योंकि जब बच्चे के जेब में थोड़ी पैसे आ जाते हैं, कॉन्फिडेंस आता है, वो फिर सोचना शुरू करता है। फिर आगे वो जॉब करेगा कंटिन्यू या दूसरी जॉब करेगा, वो एक्सपीरियंस गेन करेगा। नॉर्मली ये है कि आजकल बच्चे बहुत जल्दी नौकरी छोड़ के दूसरी नौकरी पर चले जाते हैं। जॉब्स की कोई कमी नहीं है, लेकिन इसके लिए हमें अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना है। इसलिए मेरे साथ डायरेक्टर भी हैं, प्रोफेसर बुरहान भी हैं, ये IIM जम्मू से, उनको हमने स्पेशली बुलाया था सॉफ्ट स्किल के लिए। हम चाहते हैं बच्चों की सॉफ्ट स्किल भी देने। रेगुलर कोर्सेज हैं हमारे 3 साल के डिप्लोमा कोर्सेज, पॉलिटेक्निक्स हमारे जो 22 पॉलिटेक्निक हैं सरकारी। इसके अलावा हमारे 55 ITIs हैं सरकारी, 35 प्राइवेट ITIs हैं। कुछ उनमें से भी अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे साहिब ITI है गुड़गांव में और RSपुरम है, यहाँ पूरी बटपुरम में हमने एग्रीकल्चर ITIs खोले हैं। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से भी हमारा रब्ता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ 2 है वहाँ पे, जम्मू यूनिवर्सिटी, कश्मीर यूनिवर्सिटी, क्लस्टर यूनिवर्सिटी, बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी और IUSC, उनको तो 2 पॉलिटेक्निक दिए हुए हमने। और हम इसके अलावा हमारे पास क्लस्टर यूनिवर्सिटी 2 हैं, तो EDI को भी हमने इन्वॉल्व किया है। हम उम्मीद करते हैं कि 1 से 1.5 लाख बच्चों का शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे, जिसमें 50,000 तो लड़कियाँ ही होंगे, वो ग्रुप्स में करेंगे। उसकी पिछले साल हमने ये स्कीम खुद ही शुरू की थी, जिसमें हमने कुछ 5,000 बच्चों को ट्रेनिंग दी। वो 10-10, 15-15 का बैच बना के वो ITI में आती थी, नियरेस्ट जो उनके घर के नज़दीक है। आने जाने का किराया कोर्स के साथ इंस्ट्रक्टर का जो इंसेंटिव है 300 रुपये पर चाइल्ड, तो वो अगर 10 बच्चों को पढ़ाएगा 3,000 उसका हो गया। और मटेरियल लाना पड़ता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। इससे पहले हमने कोविड वॉरियर्स की ट्रेनिंग की थी और यहाँ पे PMKY 4 भी शुरू हो गया है। कहकशा मैडम है यहाँ पे जो चलाती है, जो NSTC कोऑर्डिनेटर है, उसमें भी 25-30 हज़ार का टारगेट हमें मिला है, उसमें होंगे। बैक टू विलेज में हमने जो आइडेंटिफाई किए थे 85,000 बच्चे किए थे, उसमें 50% लड़कियाँ हैं। और आधार कार्ड रजिस्ट्रेशन के बाद उनको हमने DCs ने उनकी ट्रेनिंग शुरू की है। कई DCs ने अच्छी तरह से काम कराया है, तो सारे DCs पे लगे हुए हैं। तो 2 करोड़ रुपये उनको एडवांस दिया था हमने, और भी पैसा मिलेगा। फंडिंग शुड नॉट बी एन इशू। तो हम चाहते हैं कि एक तो रेगुलर कोर्स करें और एक शॉर्ट टर्म कोर्स करें। शॉर्ट टर्म कोर्स अपनी चॉइस का करें, जैसे PMKY 2 में 3 लाख बच्चे ने किया था, उसके बाद PMKY 4 में अभी कर रहे हैं, टारगेट मिला हुआ जो भी हमारा है। 3 में तो हमने फिर कोविड वॉरियर किए थे, पहले फेज में कुछ 750 हमने इसमें किए थे ITIs में डायरेक्टर के जरिए, और बाकी बच्चे कोई 2000 किए थे इनमें, जो NSDC के जो इनके अप्रूव्ड हैं, जो आपके जो ट्रेनिंग कराने वाले ट्रेनर्स, वो हम मिक्स ये सारा मॉडल चल रहा है। देखिए, कंपनियां भी बदलती रहती हैं। कोविड के बाद आपने देखा होगा, अब सिचुएशन बदल गई है। अब यातायात भी इजी हो गया है। यहाँ पे टनल बन रहे हैं, यहाँ पे हाईवे बन रहे हैं, यहाँ पे रेलवे आएगा, यहाँ पे टूरिस्ट आ रहे हैं, बाकी चीज़ें हो रही है, अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है ना। तो कंज्यूमर भी डिमांडिंग हो गया है, नए नए मॉडल कार्स के आ रहे हैं। कस्टमर केयर सेंटर अगर क्रिएट किए जाए, जैसे बाकी बाहर है, उस हिसाब से 15-20 ये बच्चे कस्टमर केयर सेंटर में ही जा रहे हैं ज़्यादातर। आज जो बच्चे आए हैं, आज लगभग 500 वैकेंसी है हमारे पास, कोई 1000 से ज़्यादा बच्चा आया है और 5000 बच्चा आया है। रिस्पांस अच्छा है, तो कंपनियां भी 30-40 आई हैं शॉर्ट नोटिस पे। ये कंटिन्यू हम करेंगे और ये एक मेगा इवेंट टाइप का है, वरना हम तो रेगुलर तो प्लेसमेंट करते रहते हैं। ज़्यादा कस्टमर केयर में ही बच्चे जाते हैं, वहीं पे जॉब जाता है।
तो आपको ये नहीं देखना जॉब कहाँ मिले, जॉब पहले आपको मिले, आपके पास जब थोड़े पैसे जेब में आए तो आइडियाज भी आते हैं, वो बच्चा आगे जाके फिर अपने करियर को इम्प्रूव करेगा। और जैसे कि हमें पता कि 7 जून यहाँ पे मेगा जॉब फेयर मेला हुआ है जो ऑर्गेनाइज किया गया है, मतलब डिफरेंट कैंडिडेट्स के लिए जो भी डिजर्विंग है, डिपेंडिंग अपॉन उनके पास क्या स्किल है, उस स्किल के जरिए वो यहाँ पर अपनी प्लेसमेंट के लिए मतलब इंटरव्यू दे सकते हैं और उसी बेसिस पर उनकी सिलेक्शन होगी। जो जितना डिजर्विंग होगा, जो जितना केपेबल होगा, डेफिनेटली उसकी सिलेक्शन हो जाती है। जैसे हमें पता है कि लाइक वैली में काफी अनएम्प्लॉयमेंट चल रही है, तो जैसे कि यहाँ मतलब पता है कि स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज हो रहे हैं अलग अलग ITI से, पॉलिटेक्निक्स वगैरह से, तो उस कोर्सेज के जरिए आप अपनी स्किल को एनहांस कर पाते हो और जब आप उसको एनहांस कर पाते हो डेफिनेटली अपने उस स्किल को और अपनी कैपेबिलिटी के जरिए आप अपना रोजगार कमा सकते हो। तो काफी अच्छा इनिशिएटिव है और काफी पार्टिसिपेंट्स भी आए हैं और काफी मतलब मुझे लगता है क्या हुई भी है, रादर काफी बच्चों की सिलेक्शन भी हुई है अपनी अपनी मतलब डिजर्विंग पोजीशंस पे जो भी उनके लिए बेस्ट था। थैंक यू। टेक्निक की स्टूडेंट हूँ, मैं इंटर्न हूँ JVC में, तो ये बहुत अच्छा कॉलेज है, ये बहुत सपोर्टिव है, स्टाफ भी बहुत सपोर्टिव है, मैं बहुत थैंकफुल हूँ HOD और बाकी स्टाफ। आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में टूरिज्म को बहुत ज़्यादा फ़रोग मिलेगा और पिछले साल के मुकाबले में सयाहों की तादाद भी कहीं ज़्यादा होगी। ये तमाम बातें कहीं जम्मू कश्मीर के सेक्रेटरी टूरिज्म सैयद आबिद रशीद ने न्यूज़ 18 JKLS से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा कि टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग में इस सिलसिले में तमाम पहलुओं पर गौर ख़ौस किया गया है। इस बातचीत में उन्होंने और क्या कुछ कहा है आपको दिखाते हैं। G20 थर्ड टूरिज्म वर्किंग ग्रुप जो कश्मीर में मुनक़िद हुआ अभी पिछले दिनों, 1947 से आज तक का इतना बड़ा इस स्केल का और इस मैग्नीट्यूड का इवेंट मुझे नहीं लगता हुआ है। नंबर 2, इतनी हैवी पार्टिसिपेशन जो इंटरनेशनल डेलीगेट्स की थी, जो G20 डेलीगेट्स की थी, G20 इनवाइटेड कंट्रीज की, दिस हैज नॉट हैपेंड एवर बिफोर in the history of Jammu and Kashmir. So I think this will be a big milestone in promoting tourism, और चूंकि टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग थी, देयरफॉर मुझे लगता है कि ये एक टूरिज्म की प्रमोशन में और जम्मू कश्मीर को इंटरनेशनल स्केल पे एक ग्लोबल डेस्टिनेशन प्रोजेक्ट करने में एक माइलस्टोन की हैसियत रखता है, संग मील की हैसियत रखता है। और इसके बिफोर एंड आफ्टर टूरिज्म की डेवलपमेंट, टूरिज्म की प्रमोशन और टूरिज्म रिलेटेड एक्टिविटीज देखी जाएंगी। और मैं आप साथ आई एम हैप्पी टू शेयर विद यू कि इमीडिएटली पोस्ट G20 हमारी बुकिंग्स, हमारी क्वेरीज ऑलमोस्ट 4 टाइम्स ज्यादा बढ़ गई हैं। और मैं खास तौर पे आपसे ये शेयर करना चाहता हूं कि जो इस साल इंटरनेशनल टूरिस्ट का, इनबाउंड टूरिस्ट का नंबर है, पिछले साल के मुकाबले में हम उसको बहुत बड़ी तादाद से पार करेंगे। और पिछला साल शायद जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में बहुत हाई नंबर्स रहे हैं टूरिज्म के। शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टेम्परमेंट सेरीकल्चर कॉलेज मीरकुंड पटन की तरफ से पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बारामूला के इश्तिराक से बीट प्लास्टिक पोल्यूशन के मौजू पर एक जानकारी सेमिनार का इनेकाद किया गया। इस सेमिनार में प्लास्टिक से होने वाले मुज़र असरात पर गुफ्तगू की गई। इस सेमिनार में एसोसिएट डीन प्रोफेसर मोहम्मद फारूक बकाल, प्रोफेसर डॉक्टर इरफान लतीफ, प्रोफेसर ज़ियाउल हक और दीगर साइंसदान मौजूद रहे। सेमिनार में मुख्तलिफ रिसर्च स्कॉलर्स ने अपने अपने पेपर्स पढ़े और प्लास्टिक के इस्तेमाल से पैदा होने वाले माहौलियाती आलूदगी के नुकसानात पर तफसीली तबादला ख्याल किया। साइंसदानों और रिसर्च स्कॉलर्स ने अवाम को बाखबर किया कि अगर प्लास्टिक के इस्तेमाल में बर वक्त रोकथाम न की गई तो वक्त दूर नहीं जब इंसान को जमीन पर रहना मुश्किल हो जाएगा। हमारा ये मकसद था कि उनको इन तक ये बात पहुंचाएं कि प्लास्टिक के एक्सेसिव यूज से हमारे बायोस्फीयर, हमारे इकोसिस्टम पर कितना बुरा असर पड़ता है। हमने स्टूडेंट्स को ये बोला, जब आप अपने साथ एक पावर बैंक रखते हैं जो कोई 300 ग्राम का होता है, आप क्यों नहीं एक जूट का बैग अपने पास रख सकते हो जिसमें घर के जो सारी चीज़ें हैं, जितना भी ग्रॉसरी लेनी होगी तो उसमें ले सकें, ताकि जो हमारा प्रेशर है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पर प्लास्टिक, एक्सेसिव यूज़ ऑफ प्लास्टिक की वजह से वो कम हो जाए। हमारा मकसद यही था स्टूडेंट तक ये बात पहुँचाना ताकि प्लास्टिक जो यूज़ है उसकी कम यूटिलिटी हो।
आजकल के दौर में हम कितना प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं और उनका कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारी लाइफ पे, हमारे प्लानट अर्थ पे। तो जो सॉइल अर्थ है, एक तो वो इफेक्ट हो रही है, हमारी जो मरीन लाइफ है वो इफेक्ट हो रही है, हमारी जो एयर है वो इफेक्ट हो रहा है इस सब की वजह से, क्योंकि हमारा जो यूज़ है प्लास्टिक का वो इतना दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है और फिर हम उसको डंप करते हैं और लैंडफिल्स इतना ज़्यादा बढ़ता है उसकी वजह से, जो कि हमें पता है कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है क्योंकि ये डिग्रेड होता नहीं है। तो उसकी वजह से ऑब्वियसली ये हमारी सॉइल पे रहता ही रहता है और उसकी वजह से ये है कि एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है वो भी डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि ये जब डिग्रेड होगा ही नहीं तो ऑब्वियसली ज़मीन में रह के हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो ऑब्वियसली कम होता ही होगा दिन। आजकल के दौर में सबसे बड़ा पोल्यूशन जो है प्लास्टिक पोल्यूशन है। आजकल हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, हम प्लास्टिक बैग्स करते हैं, सुपरमार्केट्स में हम जो यूजुअली हमें मिलते हैं प्लास्टिक बैग्स हमें मिलते हैं, तो हमें चाहिए हमें इसका इस्तेमाल कम करना, क्योंकि ये ईजिली ज़मीन में घुलता मिलता नहीं है। तो इसकी वजह से क्या रहता है, ये ज़मीन में बहुत टाइम तक रहता है, जिसकी वजह से अच्छी, और हम इनको वाटर बॉडीज़ में भी डंप करते हैं काफ़ी टाइम तक। तो उस वजह से क्या होता है कि वहाँ पे भी जो हमारी होती है लेक की लाइफ होती है, हमारी फिशेस होती है, हमारी वाटर एनिमल्स जो रहते हैं, तो उनमें उनको प्रॉब्लम हो जाती है, उनकी डेथ्स हो जाती है, एनिमल्स की डेथ हो जाती है। तो हमें चाहिए कि प्लास्टिक का कम से कम यूज़ करना, और इसका ऑल्टरनेटिव हमें इसके बदले पेपर बैग इस्तेमाल करना चाहिए, जूट बैग इस्तेमाल करना चाहिए। और खबरों में वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, और ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ेंगे। भारत सिंह मनहास, सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत में अभिनव थिएटर के लॉन और आहते में सकाफती सरगर्मियों की धीमी रफ्तार की वजह बताई और कहा कि G20 समिट के तजुर्बात, जहां JKAACL ने जम्मू कश्मीर के फनकारों को प्लेटफॉर्म फराहम किया। 500 के करीब फनकारों ने G20 समिट की सकाफती तकरीबात में शिरकत की। उन्होंने मजीद कहा कि इस इवेंट ने फनकारों को एक नया रोड मैप दिया है। भारत सिंह जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम। थैंक यू सर। सबसे पहले मेरा ये सवाल है कि G20 को लेकर अगर बात करें, कैसा एक्सपीरियंस रहा जो हमारे आर्टिस्ट में उन्होंने परफॉर्म किया, और उसके बाद जो उसे सराहाया गया इंटरनेशनल लेवल पे, कैसे इन सब चीज़ों को लेते हैं आप, कैसा एक्सपीरियंस रहा? ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मतलब आप कह सकते हैं कि मोर देन 400 आर्टिस्ट हमारे जम्मू कश्मीर के जो हैं, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, मतलब वेलकम का पार्ट हो, एयरपोर्ट पे हो, होटल्स में हो, या जो हमारा मेन इवेंट था गाला डिनर का, या आगे पीछे जो साइड इवेंट्स थे, हमने मतलब 4-5 दिन तो टैगोर हॉल में बिफोर द इवेंट डेली बेसिस पे हर रोज़ हमारी कल्चरल एक्टिविटी चलती रही। फिर कुछ तो हमें, मतलब कुछ जो हमारे वहाँ स्पॉट्स हैं, हम मतलब उसको, मतलब एक किस्म से उसको कनेक्ट करने के सिलसिले में हमने साइड इवेंट्स भरपूर एक हफ्ता भर वहाँ किए। तो ओवरऑल भी हमारी बहुत अच्छे तरीके से हो गया। मतलब हमारी जो ये जो G20 का जो श्रीनगर का हमारा जो इवेंट था, इसका बहुत हाइप था। तो इसमें हमने भी मतलब भरपूर जो हम कर सकते थे अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, पोटेंशियल के हिसाब से, हमने उसमें पूरा भाग लिया। योगदान हमारा सबके सामने। दूसरा सवाल ये है कि जो हमारे आर्टिस्टों को एक्सपोजर मिला इंटरनेशनल लेवल पे, बाहर से जितने भी लोग हमारे डेलीगेट्स आए थे, उसके बाद क्या लगता है यहाँ के आर्टिस्ट को इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपोजर मिलेगा? देखिए, जो मैंने बॉडी लैंग्वेज उन डेलीगेट्स की देखी तो वो काफ़ी खुश थे, दे वर वेरी हैप्पी। तो उनकी बॉडी लैंग्वेज को देख कर तो लगता है कि एक तो जैसे जो मेन फोकस हमारा टूरिज़्म था, तो उसमें तो ज़रूर मुझे लगता है कि हम कामयाब हो गए हैं। और अगर हम फॉरेन टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने में अगर कामयाब हो जाएं तो ऑटोमेटिकली हमारी जो स्टेट की इकॉनमी है उसको बूस्ट मिलेगा। और उसके साथ मैं आपको बताऊं, जब भी कोई बड़ा मतलब डेलीगेशन, इवन चीफ जस्टिस का विज़िट है, कोई मतलब हमारी पार्लियामेंट्री जो ये मेंबर्स की कमेटी का विज़िट अभी हुआ, अभी चीफ जस्टिस को 30 जून को आना है श्रीनगर में, तो आपको मैं बताऊं कि हर वक्त वो ढूंढते हैं कि हमें कल्चर अपना। भारत सिंह जी, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ये थे भारत सिंह मनहास, सेक्रेटरी जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस, जो हमसे बात कर रहे थे आर्ट कल्चर और लिटरेचर के हवाले से। कैमरामैन चांद डोगरा के साथ मैं राजेंद्र तिक्कू, न्यूज़ 18 जम्मू।
पीडीपी के सीनियर कायदीन पर मुश्तमिल एक वफ्द ने आज जम्मू के डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार से मुलाकात की। उन्होंने डिविजनल कमिश्नर को एक मेमोरेंडम भी पेश किया। इसमें उन्होंने उधमपुर के आजहानी दीपक कुमार के अहल खाना को मुनासिब मुआवजा देने का मुतालबा किया। दीपक कुमार को हाल ही में अनंतनाग में मिलिटेंटों ने हलाक कर दिया था। उन्होंने मुतासरा खानदान को नौकरी के अलावा 25 लाख रुपए मुआवजा देने का भी मुतालबा किया। उन्होंने हुकूमत से गांव के इलाकों में किसानों पर मुनासिब तवज्जो देने का भी मुतालबा किया। पिछले दिनों दीपू कुमार जी की हत्या हुई थी तो एक टीम पार्टी सदर ने बनाई थी, तो मैं भी वहाँ उनके मौके पर उनके घर गया था। लेकिन बहुत मुश्किल परिस्थितियों में वो जो फैमिली वो रह रही थी। तो एक तो उनकी बात हमने की है कि ना तो उनके पास मकान है, ना ज़मीन है और ना ही कोई आमदन का कोई उनके पास और कोई जरिया सिवाय उस दीपू कुमार के। तो हमने ये डिमांड सरकार से की है कि उसको 25 लाख रुपया कम से कम कंपनसेशन देना चाहिए और उनके परिजनों को नौकरी, क्योंकि वो देश के लिए शहीद हुआ है, वो गोली से शहीद हुआ है, तो नौकरी दी जानी चाहिए और उनके लिए एक मकान का इंतजाम, क्योंकि सरकार के जो दावे हैं कि इंदिरा आवास प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमने कच्चा मकान को रहने नहीं दिया, तो वहाँ तो वो सिर्फ कच्ची दीवारों पर वो रह रहे थे। तो उसके लिए आज हमारी डिमांड थी, जो मेन था। तो डिवकम साहब ने कहा है कि 5 लाख रुपये सरकार ने दिया है और बाकी और आपकी जो डिमांडें हैं उसके में कोशिश करेंगे उस फैमिली के साथ इंसाफ करने की। जम्मू कश्मीर बीजेपी युवा मोर्चा यूटी के नौजवानों तक पहुंचने के लिए एक मुहिम शुरू करेगा ताकि उन्हें वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली मरकज़ी हुकूमत के इक़दामात के बारे में आगाह किया जा सके। मुहिम के बारे में तफसीलात बताते हुए बीजेपी YM के सदर अरुण प्रभात ने कहा कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों के साथ मुख्तलिफ मकामात पर कॉर्नर मीटिंग्स मुनक़्क़िद की जाएंगी। काबिल ज़िक्र है कि बीजेपी ने महाजनसंपर्क अभियान शुरू किया है ताकि पिछले 9 बरसों में मरकज की तरफ से किए गए अवाम दोस्त इक़दामात को जनता के सामने पेश किया जा सके। नव मतदाता है, 18 से 25 आयु के अंतर्गत है, उसकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है, उस सारे को लेकर के माई फर्स्ट वोट फॉर मोदी और माननीय मोदी जी की स्कीम्स का प्रचार प्रसार करके और उनको भी प्रेरित करना कि पहला वोट मोदी जी को हो, उनका वोटर रजिस्ट्रेशन भी हो और उनको स्कीम्स के बारे में अवगत भी कराया जाए। इसके साथ साथ बाइक यात्रा, जो बाइक रैली के माध्यम से अवेयरनेस कैंपेन होगी, वहीं पर नुक्कड़ बैठकें करेंगे और नुक्कड़ बैठकों के साथ साथ जो यंग अचीवर्स हैं जिन्होंने स्पोर्ट्स में, कला में या अन्य स्थानों पर नौजवानों को प्रेरित करने का काम किया, उनसे टच करके, उनको आउटरीच करके उसके बाद उनको भी इस सारे मुहिम में जोड़ने का काम करेंगे। बीजेपी एमपी राज्यसभा ER गुलाम अली खटाना ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तरक्की, कौमी सलामती, बैनुल-अक़वामी सियासत, देही तरक्की और खारजा अमूर के मैदान में मुल्क को एक नई दिशा दी है। उन्होंने कहा कि 9 साला मोदी हुकूमत में मुल्क ने नई बुलंदियां हासिल की हैं और मेक इन इंडिया, स्टार्टअप्स के इनफाज जैसे इख्तराई ख्यालात को नाफिज किया गया, सरहदों को महफूज बनाया गया, करप्शन माजी का हिस्सा बन गया। अगर 100 रुपये आम आदमी के लिए जारी किए जाते हैं तो ये उसके हाथों तक पहुंचते हैं। रुकने पार्लियामेंट गुलाम अली खटाना मीडिया से बातचीत कर रहे थे। इस मौके पर वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान राबी, अभिजीत जसरोटिया, अनवर खान और दीगर मौजूद रहे। इस दौरान मोदी हुकूमत के 9 बरसों की कामयाबियों को उजागर किया गया। इस मौके पर डॉक्टर दरख्शान राबी ने कहा कि मोदी हुकूमत के 9 बरसों में मुल्क ने काफी तरक्की की है। हमारे जितनी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, स्कीम्स हैं और ख़ासकर आप लोगों से जो मिलना था, आपके साथ इंटरेक्शन है, तो वो था क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने जितने भी स्कीम्स लाई वो ज़मीनी सतह पे कैसे हुई और हमारे देश का सर जिस तरह से ऊंचा हुआ। पहले तो ऐसा नहीं था, हमें थर्ड वर्ल्ड कंट्री के नाम से जाना जाता था पूरे हम कहेंगे वर्ल्ड में। अगर आज अब हिंदुस्तान से बाहर जाते हैं तो हमारा पासपोर्ट भी एक इज्जत की निगाह से देखा जाता है और हमारे सिटीजन्स को भी वहाँ पे एक मान मिला है। ये सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री जी की मेहनत से हुआ कि उन्होंने देश का सर हमेशा ऊंचा करने की कोशिश की।
जिला डोडा के काहरूगंदों से ताल्लुक रखने वाले डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के कई कारकुनों, सरपंचों और पंचों ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। बानेहाल में कांग्रेस के रियासती सदर वकार रसूलवानी की रिहाइशगाह पर खास प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। वकार रसूलवानी डोडा से कांग्रेस लीडर शेख रियाज अहमद और सीनियर कांग्रेस लीडर इम्तियाज खांडे ने कांग्रेस में शामिल होने वाले अफराद का खैर मकदम किया। इस मौके पर वकार रसूलवानी ने कहा कि डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के चेयरमैन गुलाम नबी आजाद और वाइस चेयरमैन गुलाम मोहम्मद सरूरी के आबाई इलाके से ताल्लुक रखने वाले DAPA के 80% ओहदेदारों, वर्करों और पंचायती नुमाइंदों ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। बाकी अफराद भी जल्द ही कांग्रेस में आ जाएंगे। उन्होंने बीजेपी और मोदी सरकार को भी तनकीद का निशाना बनाया। उधमपुर के सलाथिया चौक पर कांग्रेस कारकुनों ने एहतजाज किया। CUET इम्तिहान सेंटर जम्मू कश्मीर से बाहर रखने के खिलाफ ये एहतजाज किया गया। सीनियर कांग्रेस लीडर सुमित मगोत्रा ने एहतजाज की क़यादत की। कहा, हुकूमत ने तलबा पर इजाफी बोझ डाला है, खासतौर पर माशी तौर पर कमजोर तलबा को परेशानी में डाला गया है। कॉलेज में पढ़ने के लिए, सिर्फ कॉलेज में पढ़ने के लिए भी अगर उनको पंजाब में जाना पड़ा, ये हम कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, क्या हमारे जम्मू में इंस्टीट्यूट नहीं है? क्या हमारे डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में कॉलेज या प्राइवेट इंस्टीट्यूट नहीं है जहाँ पे बच्चों के एग्जाम लिए जा सके? मैं कहूँगा ये बहुत बड़ी साजिश है। देखिए, आज हमने यहाँ रोड बंद करके डिमांड की है। इसके बाद हमारी यही कोशिश होगी, जितने भी यहाँ पे छात्र संगठन है, हम स्टूडेंट्स को साथ लेके इस सरकार के खिलाफ सड़कों के। खबर उधमपुर से है, जहां के झज्जर कोटली में एक खातून की मुश्तबा हालत में मौत हो गई। 32 साला रीना शर्मा को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल उधमपुर मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मुर्दा करार दे दिया। इस बीच उनके अहले खाना और रिश्तेदारों ने अस्पताल के बाहर सख्त एहतजाज किया। रिश्तेदारों के मुताबिक रीना को ससुराल में तशद्दुद का निशाना बनाया गया और कत्ल किया गया। रिश्तेदारों ने इस मामले की जाँच करने और इंसाफ का मुतालबा करने। खबरों में फिलहाल इतना ही। आदाब। हेडलाइंस